Hello guys, this is me Advocate Ajay Kumar Prajapati. Welcome back to my channel. हमने APO राजस्थान 2026 के लिए टेस्ट सीरीज के ऊपर वीडियो चालू करे थे। पिछले वीडियो में हमने SC और ST एक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डील किया था। आज हम आर्म्स एक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डील करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कि आयुध अधिनियम 1959 का विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंगली जितने भी एक्ट थे उनका विस्तार संपूर्ण भारत पर हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो वर्ड अधिनियम में देखने को मिलता था कि जम्मू कश्मीर के अलावा वो वर्ड उस एक्ट के थ्रू हटा दिया गया है। तो आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संपूर्ण भारत। ठीक, अब अगला जो अपना सवाल है वो है कि आयुध अधिनियम की किस धारा में विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो डेफिनेशन क्लोज का ये क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन सी धारा 3 और ऑप्शन डी धारा 4। तो आप सबको नॉलेज में है कि डेफिनेशन क्लोज जनरली सेक्शन 2 में देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 2। चलिए आगे। धारा 2 उपधारा 1 ए के अनुसार गोला बारूद की परिभाषा में इनमें से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रॉकेट, बम और ग्रेनेड। ऑप्शन बी आग्नेयी अस्त्रों के लिए खाली कारतूस के खोल, सामान्य घरेलू रसोई के चाकू, गोलाबारी के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन। क्या होगा? देखिए ऑप्शन को आराम से पढ़ना है। एग्जाम में एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में और है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आता हुआ क्वेश्चन को अपन गलत करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ देना है क्वेश्चन। अटेम्प्ट नहीं करना है, मन में ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं लेके आना है कि अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे, क्या होगा। क्योंकि कई बार नेगेटिव आंसर्स की वजह से, गलत आंसर्स की वजह से, नेगेटिव मार्किंग के चलते नंबर कम हो जाते हैं, देन उसका रिग्रेट रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही उसको अटेम्प्ट करिएगा। जहाँ पे 50-50 का मामला है और आपको लगता है कि अपन कट ऑफ लाइन को पार नहीं कर पा रहा है, तो उस पे आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सामान्य घरेलू रसोई के चाकू क्या शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, आगे चलिए। सी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में कौन शामिल है? कौन शामिल है कि ये बात कर रहा है? ठीक, कौन शामिल है कि ये बात कर रहा है? केवल जिले का कलेक्टर, केवल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और कोई भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस नाम से भी निर्दिष्ट करे, और जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, जिला मजिस्ट्रेट और कोई भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस नाम से निर्दिष्ट करे। ठीक, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने सी इसका ऑप्शन कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। बिकॉज अगर आप देखेंगे एक्ट को तो जिला मजिस्ट्रेट में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, आयुक्त
और उपायुक्त TY को बता रखा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। APO के पेपर में लगभग 4 से 5 डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, तो ये इसीलिए डाला गया है कि आपका टेस्ट हो सके। ठीक, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन 5, फायर आर्म शब्द में इनमें से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? पॉजिटिव पूछ रहा है। केवल पारंपरिक राइफल, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, ऐसे हथियार जिनसे कोई तारा दागा या जा सके, या कोई गैस तरल छोड़ा जा सके। कौन सा ऑप्शन होगा? फायर आर्म्स। फायर आर्म्स 21E में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्यों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र, किसी भी ऊर्जा या विस्फोटक के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्यों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल है। तो 4 तरीके की चीजें उसमें इंक्लूड कर रखी है। आप देखिए बैरक में। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई आग्नेय अस्त्र जो इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ट्रिगर दबाए रखने पर लगातार गोलियां चलती रहती हैं, उसे धारा 1H के तहत क्या कहा जाता है? ठीक, तो आपको पता है। ऑप्शन ए प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऑप्शन बी एटोमेटिक फायर आर्म, सेमी एटोमेटिक, या फिर मशीन गन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6 का ए। क्लॉजेस याद रखने हैं आपको, प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद। यहाँ पे ये अग्नियास्त्र नहीं है, प्रोहिबिटेड आर्म्स ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, किस अध्याय में हथियार और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे पर नियंत्रण के प्रावधान है? तो आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है और चैप्टर 2 जो बात करता है वो बात करता है आपका अर्जन और कब्जे में रखने से संबंधित। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए आगे, बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र या गोला बारूद रखने या अर्जित करने पर प्रतिबंध किस धारा के तहत लगाया गया है? तो आपको पता है सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है, तो सेक्शन 2 तो होगा नहीं। सेक्शन 3 एक्विजिशन पे प्रोहिबिशन की बात करता है, तो आपका सेक्शन 3 ऑप्शन बी सही जवाब आपका हो जाना है। धारा 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दे रखी है जो कि अग्नायुध या गोला बारूद से भिन्न जो आयुध हैं उनको भी प्रोहिबिट कर सकती है। किसमें? लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कि भाई साहब 2019 के अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी व्यक्ति अपने पास अधिकतम कितने लाइसेंस शुदा फायर आर्म्स रख सकता है? तो अब जो है 2 फायर आर्म्स की लिमिट तय कर दी गई है 2019 के बाद में। कोई भी 2 फायर आर्म्स आप रख लीजिए, अगर आपके पास 2 से ज्यादा है तो आप उनमें से कोई भी 2 रख लीजिए और बाकियों को निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष, किसी भी लाइसेंस्ड डीलर के पास, या जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां यूनिट के शस्त्रागार में उनको जमा करवा सकता है। यह आपका सेक्शन 3 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास
संशोधन से पहले 3 हथियार थे, तो नए कानून के अनुसार उसे अतिरिक्त हथियार जमा कराने के लिए कितना समय दिया जाएगा? सेक्शन 3 इस बारे में बात करता है। 1 साल की लिमिटेशन इसमें दे रखी है कि आप 1 साल के अंदर-अंदर आप उनको जमा करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 4 के अनुसार यदि केंद्र या राज्य सरकार लोक शांति के लिए आवश्यक समझे, तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किस पर नियंत्रण लगा सकती है? तो मैंने बताया था आपको कि धारा 3 जो बात करती है वो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन के बारे में एक्विजिशन पर प्रोहिबिट करती है, जबकि धारा 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो फायर आर्म और एम्यूनेशन के अलावा जो आर्म्स हैं उनके भी एक्विजिशन कैरी को प्रोहिबिट कर सकती है। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फायर आर्म्स के अलावा अन्य हथियार। ठीक। अब आता है मैन्युफैक्चर, बिक्री और मरम्मत के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान किस धारा में है? तो आप ऑप्शन ए देखिए, धारा 3 जो बात करती है अर्जन, कब्जे में रखना और लेकर चलना, 3 की बात करती है। धारा 4 फायर आर्म्स और एम्यूनेशन यानी अग्नायुध और गोला बारूद के अलावा कोई आयुध है उसको भी केंद्र सरकार लोकहित में प्रतिबंधित कर सकती है। धारा 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। धारा 6 गनों की नाल को छोटा करने के लिए उपबंध करती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, धारा 5 के तहत क्या कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के किसी फायरआर्म्स की बिक्री के लिए प्रदर्शित कर सकता है? हाँ, यदि वह उसका मालिक है। नहीं, यह पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। हाँ, केवल पुराने हथियारों के मामले में। और डी, केवल जिला कलेक्टर की मौखिक अनुमति से। तो इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 8 सेक्शन 5 ये कहता है कि नहीं, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए होगा। फिर आ जाओ, सेक्शन 6 के अनुसार किसकी अनुमति के बिना भी आग्नेयास्त्र की नाल को छोटा करना या उसे परिवर्तित करना प्रतिबंधित है? बिल्कुल, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जो परमिशन होती है वो लाइसेंस ही होता है। इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के अर्जन, कब्जा, विनिर्माण या बिक्री पर पूर्ण रोक किस धारा के तहत लगाई गई है? तो हमने देखा था सेक्शन 5 किस बारे में बात करता है, रिकॉल करिए। सेक्शन 5 प्रयोग के बारे में बात करता है, ठीक, विनिर्माण के बारे में बात करता है, विक्रय के बारे में बात करता है, परख के बारे में बात करता है, परिशुद्धि के बारे में बात करता है, मरम्मत के बारे में बात करता है। धारा 7 इसका सही जवाब आपका होगा। धारा 9 किस बारे में बात करता है? धारा 9 कैटेगरी के बारे में बात करता है जिनके अधीन कोई व्यक्ति अग्नायुध, गोला बारूद या आयुध को अर्जित नहीं कर सकता, जैसे कि 21 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति, कोई ऑफेंडर जो नैतिक अपराध से संबंधित अपराध में दोष सिद्ध हुआ है और ऐसी दोष सिद्धि के लिए कारावास भुगतने के पश्चात 5 साल की अवधि तक, और कोई भी व्यक्ति जिससे बॉन्ड लिया गया है ऐसे बॉन्ड की अवधि के दौरान आयुधों को लेकर नहीं चलेगा। धारा 11 आपका कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, धारा 7 के तहत प्रतिबंधित हथियारों के मामले में किसे छूट प्राप्त हो सकती है?
किसी भी प्रतिष्ठित नागरिक को, केवल केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को, पूर्व सैनिक को, निजी सुरक्षा एजेंसियों को। तो इसका जो है अकॉर्डिंगली सेक्शन 7 सही जवाब आपका हो जाएगा केवल केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस धारा के तहत व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो फायर आर्म्स के उपयोग के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ है या जिन्होंने शांति भंग करने का बॉन्ड भरा हुआ है? बताइए। बताइए क्या सही जवाब होगा इसका? तो धारा 9 इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्योंकि धारा 8 किस बारे में बात करती है? बताइए। धारा 8 बात करती है कि जिन शस्त्रों पर नाम या उनकी पहचान चिन्ह अंकित नहीं है उनको कैसे डील किया जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, धारा 9 के तहत फायर आर्म्स या गोला बारूद प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेजर होना चाहिए 18 साल, इसका सही जवाब होना चाहिए नहीं। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 9 क्लोज फर्स्ट सेमी क्लोज फर्स्ट 21 साल की एज दे रखी है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, क्या धारा 9 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को हथियार बेचना या ट्रांसफर करना वैध है जो कानूनन उसे रखने के लिए अयोग्य या प्रतिबंधित है? तो नहीं, ऐसा करना धारा 9 के तहत पूर्णतया अवैध है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, फायरआर्म्स पर विनिर्माता का नाम, विशिष्ट नंबर या पहचान चिन्ह का होना किस धारा के तहत अनिवार्य किया गया है? बताइए। तो ऑप्शन ए सेक्शन 5 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें यूज के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 12 जो है आपका क्या बात करता है? सेक्शन 12 परिवहन से रिलेटेड बात करता है, ठीक। सेक्शन 10 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है, तो सेक्शन 10 भी नहीं होगा। बचा आपका सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए गाइस आर्म्स एक्ट के। अब अगला जो है, या तो मैं पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ या फिर एक्साइज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, और हो सकता है कि आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके लिए मेंस में किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है आपको, वो भी मैं आपको यूट्यूब पे समझाऊँ कि किस तरीके से आपको कहाँ सेक्शन लिखना है, कहाँ क्या करना है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि किस चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, कोई चीज़ कहाँ समझ में नहीं आ रही, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। आप कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में रख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगा मेरे बेस्ट एफर्ट से, मेरे लिटिल नॉलेज से। थैंक यू गाइस।